जनसुराज ने इस MY समीकरण को तोड़ने की पूरी कोशिश की है। अगर राजद को मुसलमानों की इतनी ही चिंता थी तो मुस्लिम कैंडिडेट उनके कितने हैं, आप ये तो बताइए। वो मुस्लिमों को क्यों नहीं उनका अधिकार देना स्वीकार करते? कोई बाहर से किसी दबंग का या बाहुबली का बेटा लाकर नहीं बिठाते। अगर हमारा उम्मीदवार हारता है तो हम केवल ये कहेंगे कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है। हम तो बिहार को बदले बिना हार नहीं मान रहे। इमामगंज भी एक ऐसी सीट है जहां से चिराग पासवान तो वहां गए नहीं कैंपेनिंग के लिए वहां से, लेकिन आप लोगों ने एक पासवान कैंडिडेट को वहां से उतार दिया। रामगढ़ में मुझे पता चला है कि नंबर 2 पे BSP रहेगी। अलग अलग राजनीतिक दल की ओर से आप लोगों की जो पार्टी है जनसुराज, उसे वोट कटवा कहा जा रहा था। अगर इन 4 सीटों पे आप लोग नहीं जीत पाते हैं तो इस बात की खुशी होगी कि वोट काट पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। विधानसभा उपचुनाव समाप्त हो गए हैं, नतीजे भी कुछ दिनों के भीतर आ जाएंगे। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी। अब तो नतीजे भी आने वाले हैं। जी हाँ, बस एक सप्ताह का और इंतज़ार है। इंतजार है तो किस तरीके का लग रहा है? अभी तो फीडबैक आने शुरू हो गए होंगे क्योंकि उपचुनाव भी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं, तो जनता की ओर से क्या फीडबैक आ रहा है? जनता की ओर से और जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पिछले 15-20 दिनों से एक्टिव थे, उन सब का कहना यही है कि हमारा संदेश, जनसुराज पार्टी का जो एक विशेष संदेश है, वो बहुत ज़्यादा प्रतिशत लोगों तक पहुंच चुका है। और जो जनता में एक चिंता थी, एक परेशानी थी कि उनको अब तक कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, वो विकल्प अब उनको दिखाई देने लगा है। हमारा अपना असेसमेंट कहता है कि चारों विधानसभाओं में हमें जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और हमारे उम्मीदवार ही विजयी होंगे। ये चारों सीटों में जो एक बेलागंज सीट था वहां से MY देखने को मिला, तो क्या लग रहा है वहां से जनसुराज ने इस MY समीकरण को तोड़ने की पूरी कोशिश की है? क्योंकि ये बात हम लोगों को भी समझ में आ रही है कि जिस तरीके से आप लोगों ने वहां पे कैंडिडेट उतारा, तो ये सोच के उतारा कि इस समीकरण को तोड़ना है। समीकरण तो हम कोई मानते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम समीकरण की तरफ देखते तो हमारा अपना जो जनसुराज का स्टैंड है बिहार को बदलने का, और जो उसके लिए ज़रूरी कदम हैं, वो हम नहीं ले पाते। बेलागंज में जिस उम्मीदवार का चुनाव हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हम अपने 4 उम्मीदवारों में से एक को ज़रूर अपने मुसलमान भाइयों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देना चाहते थे। ये तो बस चांस की बात है कि वो बेलागंज में हुआ, ये कहीं भी हो सकता था, लेकिन बेलागंज में हमने एक अपने मुसलमान भाई को उम्मीदवार बनाया, तो वो एक प्रोएक्टिव एक्शन था। उसका बाई प्रोडक्ट आप कह सकती हैं कि उस पर राजद का या अलग पार्टियों का MY समीकरण जो था वो ध्वस्त हो गया। ध्वस्त हो गया मतलब आप मानते हैं? मेरे ख्याल से तो उसका कोई चांस ही नहीं है कि आगे कभी कोई मुस्लिम किसी और के साथ जाएगा, क्योंकि उनको हमारी बात समझ में आ गई है कि उनको केवल एक वोट बैंक बनाकर इतने सालों से राजद और अलग पार्टियों ने लूटा है, उनको बेसिकली तबाह किया है। अगर राजद को मुसलमानों की इतनी ही चिंता थी तो मुस्लिम कैंडिडेट उनके कितने हैं, आप ये तो बताइए। वो मुस्लिमों को क्यों नहीं उनका अधिकार देना स्वीकार करते हैं? तो मेरे ख्याल से बिहार में सब जगह, ये केवल 4 ही सीट की बात नहीं है, 243 सीटों में हर जगह जहां मुसलमान रहते हैं उन सब को ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर उनका सही रिप्रेजेंटेशन कोई कर सकता है तो वो केवल जनसुराज ही कर सकता है। मतलब बेलागंज से आप लोगों ने मास्टर कार्ड खेला है, यूँ समझे हम लोग? मैंने आपको बताया कि हम कार्ड खेलने या समीकरण में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारी अपनी फिलॉसफी जो है जनसुराज की, हम उसके अनुसार काम करते हैं। बाकी जो कार्ड समीकरण है या और भी समीकरण है, वो जैसा मैंने कहा वो हमारी पॉलिसी का बाई प्रोडक्ट बनकर निकलता है।
हम अपनी पॉलिसी पे चलते हैं, उससे अगर इधर उधर की चीज़ें ध्वस्त होकर गिरती जाती हैं तो वो हम बाई प्रोडक्ट मानते हैं। मतलब बेलागंज से आप लोगों ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा, ये जीत दर्ज कराने के लिए काफ़ी है? हम हार जीत में विश्वास इस तरह से नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है वो क्या जनता को पसंद आएगा। हम कोई बाहर से किसी दबंग का या बाहुबली का बेटा लाकर नहीं बिठाते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सभ्य, पढ़ा लिखा, समझदार और जनता को प्रिय आदमी चुनते हैं और उसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं। तो ये हमारी जीत या हार नहीं है। अगर हमारा उम्मीदवार खुदा न खास्ता नहीं जीतता है तो ये हमारी हार केवल टेक्निकल ढंग से है, क्योंकि हम लोगों तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाए हैं। हम इस हार को या इस जीत को इस पैमाने पे तौलते हैं। अगर हमारा उम्मीदवार जीता तो मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा संदेश पहुंच गया। अगर हमारा उम्मीदवार हारता है तो हम केवल ये कहेंगे कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, हम और मेहनत करेंगे। मतलब हार ऐसे भी नहीं मानना है। हम तो हार नहीं मान रहे हैं, हम तो बिहार को बदले बिना हार नहीं मान रहे हैं। बिहार को बदलना है, बिल्कुल। इमामगंज भी एक ऐसी सीट है जहां से चिराग पासवान तो वहां गए नहीं कैंपेनिंग के लिए, वहां से जो दीपा मांझी कैंडिडेट की एनडीए हम की ओर से चिराग पासवान वहां नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक पासवान कैंडिडेट को वहां से उतार दिया। ये भी आप लोगों ने मास्टर स्ट्रोक खेला है वहां पे। फिर आप मास्टर स्ट्रोक पे आ गई, और मैं फिर यही कहूँगा कि ये हमारी नीतिगत स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और नीतिगत स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक दलित नेता को, एक दलित उम्मीदवार को लाना हमारे सोच का हिस्सा था। अब वो चाहे पासवान हो चाहे कोई हो, इससे मतलब नहीं है। एक बार फिर मैं अपनी पुरानी बात रिपीट करूँगा, हमें इमामगंज में एक ऐसा आदमी उम्मीदवार बनाना था जो कि जनता को जानने वाला हो, वो जनता के बीच में काम कर चुका हो और जनता उसके प्रति पॉजिटिव व्यूज़ रखती थी। और ऐसा कैंडिडेट हमें जितेंद्र पासवान जी में मिला और वो हमारे उम्मीदवार बने। अब इसमें अगर मांझी जी को प्रॉब्लम है या चिराग पासवान का कोई इक्वेशन है, ये सब बाई प्रोडक्ट है। तरारी सीट को लेकर क्या लगता है, क्योंकि वहाँ से जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो एक दबंग नेता कहे जाते हैं, उनके जो पिताजी हैं सुनील पांडे, उनके बेटे हैं, वहाँ से किस तरीके का मुकाबला, क्या लग रहा है सीट से जीत दर्ज हो पाएगी जनसुराज की बात? वो जिनके बारे में आपने कहा वो तो मेरे ख्याल से तीसरे पोजीशन पे आएंगे। तीसरे नंबर पे सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत आएंगे जी। दूसरे नंबर पे माले होगा और हम उस सीट को जीतने वाले हैं, तरारी को। बिल्कुल। वो इसलिए कि जनता समझ गई है कि 30-35 सालों से जो उनके ऊपर राज करते आ रहे हैं, उन्होंने केवल राज किया है, ज़मीन पर काम नहीं किया है। मैं पूरे तरारी क्षेत्र में तरारी क्षेत्र में मैं घूम चुका हूँ। वहाँ गांव की हालत देखिए तो इतनी दयनीय है जिसका हिसाब नहीं। 50 साल पहले वो गांव जिस हालत में थे, लगभग उसी हालत में वो गांव अभी पड़े हुए हैं। अगर वहाँ 50 साल पहले 40 गरीब फैमिली रहती थी तो अब वहाँ 140 गरीब फैमिली रहने लगी हैं। तो सुनील पांडे क्या कर रहे थे 30-35 सालों तक? थोड़ा सा सड़क बना दिया, कहीं थोड़ी बिजली डाल दी, काम हो गया उनका। जनता वहाँ समझ चुकी है और जनता अपना उत्तर देने के लिए इस बार तैयार थी और उत्तर उनको मिल जाएगा। एक आखिरी सीट जो है वो रामगढ़ है। रामगढ़ में जनता की ओर से क्या जवाब आ रहा है? रामगढ़ में मुझे पता चला है कि नंबर 2 पे बीएसपी रहेगी, क्योंकि बीएसपी ने वहाँ पे बहुत समय से काम किया हुआ है और वो भी दलितों के लिए काम करती रही है। लेकिन उन सब का होराइज़न बहुत छोटा है। वो बीएसपी वहाँ जिस बेसिस पे काम कर रही थी उसका होराइज़न बहुत छोटा था, उसका लिमिट है। जनसुराज एक ऐसा होराइज़न है जो कि केवल दलितों को नहीं, बिहार को बदलने के लिए खड़ा हुआ है। और बिहार को बदलने में दलितों की क्या भूमिका रहेगी ये भी हमने क्लियर किया हुआ है। जो 5 वर्गों के बारे में प्रशांत किशोर जी ने बताया है और हर वर्ग को कितनी भागीदारी मिलेगी
और भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, उन सब को अगर आप एक सूत्र में पिरो कर देखें तो ये बिहार के लिए और बिहार के हर वर्ग के लिए एक बड़ा होराइज़न दिखाती है। और अब वहाँ के लोग भी समझ गए हैं, चाहे वो दलित हों, पिछड़ा हों, अगड़ा हों या मुसलमान हों, रामगढ़ में हर कोई समझ गया है कि उनका भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो वो जनसुराज के पास सुरक्षित है। अलग अलग राजनीतिक दल की ओर से आप लोगों की जो पार्टी है जनसुराज, उसे वोट कटवा कहा जा रहा था, चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, अलग अलग बयान आ रहे थे। तो ये जो अभी कुछ दिन बाद जो नतीजे आ जाएंगे, अगर इन 4 सीटों पे आप लोग नहीं जीत पाते हैं तो इस बात की खुशी होगी कि वोट काट पाएं या फिर हताश होंगे? हम न तो इस बात से खुश होंगे कि हमने किसी का वोट काटा है या हताश होंगे। हमारा, फिर से मैं रिपीट करूं, हमारा मुख्य एम बिहार में सही बदलाव लाना है। उसके लिए पहला कदम होगा यहाँ पर शासन में स्थापित होना, वो हमारा पहला कदम होगा। तो जब हम शासन पाकर खुश नहीं होंगे तो किसी को हराकर हमें खुशी मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम अगर ना भी कहीं सफल हुए तो हमारा वोट परसेंट इतना होगा कि हमें वोट कटवा कहने की हिम्मत किसी को नहीं होगी। कैंडिडेट भी तो आपके वैसे ही हैं वहाँ, चाहे बेलागंज हो, मुस्लिम कैंडिडेट को उतार देना या फिर इमामगंज में पासवान को उतार देना। मैंने फिर आपसे रिपीट, कैंडिडेट से मतलब नहीं है। जनसुराज पार्टी की जो नीति है, जनसुराज पार्टी की जो सोच है, उस सोच के वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर कोई उनको वोट देता है तो वो जनसुराज पार्टी की सोच को वोट दे रहा है, वो उस कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहा है। वो जानता है कि अगर वो कैंडिडेट जीता तो जनसुराज पार्टी उसके पीछे है और सारे वादे जो उस कैंडिडेट के द्वारा हुए हैं वो सब जनसुराज पार्टी के द्वारा किए हुए वादे हैं, वो एक आदमी का दिया हुआ वादा नहीं है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि हमारी पार्टी वोट कटवा है, वो जिसको कहते हैं ना हिंदी में दिवा स्वप्न देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। उनका स्वप्न 23 तारीख को धरातल पर आ जाएगा। मतलब 4 सीटों पर जनसुराज जीत दर्ज करेगी सर? हमें पूरा विश्वास है इस बात के बारे में। तो देखिए, विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कुछ ही दिनों के बाद आ जाने हैं और जिस तरीके से जनसुराज लगातार दावा कर रही है, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई पार्टी भी है, लगातार दावा कर रही है कि 4 सीटों पर, जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उस पर जीत दर्ज करेंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इस बार महागठबंधन का जो 3 सीट जीता हुआ है उसको क्या जनसुराज तोड़ पाएगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।